नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज का ये एपिसोड इंडियन नेवी डे स्पेशल है। अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच कई घटनाएं होती हैं जिन्होंने युद्ध की दशा और दिशा बदल कर रख दी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया और पश्चिमी भारत की फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पर बमबारी की। पाकिस्तान ने सोचा कि उसने बाजी मार ली है, ऐसा नहीं था। 4 दिसंबर को जब भारत का पश्चिमी समुद्र तट और अरब सागर शांत था, चांदनी रात थी, पाकिस्तान बेखबर था, इंडियन नेवी ने अपना ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया और ट्राइडेंट के बाद एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसका प्रभाव यह था कि कराची वालों ने 3 दिन तक सूरज नहीं देखा। जी हां, 3 दिन तक सूरज नहीं देखा। पाकिस्तान की नेवी हमेशा के लिए खत्म हो गई और अरब सागर पर, पाकिस्तान के मकरान कोस्ट पर इंडियन नेवी का कंट्रोल हो गया। आखिर ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, ये जानने के लिए अपनी तवज्जो मेरे पीछे लगे चार्ट पर ले जाएं। ये भारत का पश्चिमी समुद्र तट है, ये अरब सागर है, यहाँ पर द्वारका है और कोई 420 किलोमीटर दक्षिण में मुंबई है। द्वारका से उत्तर चलते हैं तो ये ओखा है, लखपत है और ये काली डॉटेड लाइन भारत पाकिस्तान की लैंड सीमा है और यहाँ से सर क्रीक से समुद्री सीमा है। अब हम पाकिस्तान के समुद्र तट को चलते हैं, केटी बंदर, और ऊपर चलते हैं, कराची है। यहाँ पर केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स थे। कराची से अगर पश्चिम जाते हैं तो ये नीली लाइन, सीधी लाइन, इस पर आता है पसनी और मारा और गवादर, और गवादर से पश्चिम और जाते हैं तो ईरान की समुद्री सीमा शुरू होती है और पोर्ट आता है चबार। आइए जानते हैं कि ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बैटलशिप्स की क्या लोकेशन थी। यहां पर आईएनएस किल्टान, इंडियन नेवल शिप किल्टान, और आईएनएस कच्चल, ये दोनों एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे। बात करें मिसाइल बोट्स की तो आईएनएस निर्घट, आईएनएस वीर और आईएनएस निपट ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और पाकिस्तान नेवी के कौन कौन से बैटलशिप इनका शिकार बने वो जानते हैं। पाकिस्तान नेवल शिप खैबर, पाकिस्तान नेवल शिप मुहाफिज, पीएनएस शाहजहान, और इसके अलावा एक मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर भी इस हमले में मारा गया था। इसके अलावा पाकिस्तान पोर्ट के ऊपर केमारी ऑयल फील्ड्स भी इस हमले का शिकार हुई। तो आज जानते हैं कि ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन पाइथन भी लॉन्च किया और पाकिस्तान नेवी की रही सही हिम्मत और कमर तोड़कर रख दी। आपसे बात करने के लिए एक बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। नाम मैं बाद में बताऊंगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। कॉमोडोर राजीव चौधरी, जिनका भारतीय नौसेना के साथ एक बहुत लंबा कैरियर रहा है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने आईएनएस प्रलय को कमांड किया है,
आईएनएस शक्ति को कमांड किया है और एक शोर एस्टेब्लिशमेंट आईएनएस जामोरिन को कमांड किया है। सर, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों के लिए अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सर। रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। और मैंने मेरा नेवी में कमीशन लिया है 1985 में के एंड में, और मैंने ज्वाइन किया था फ़ौज एनडीए 1981 में, और उसके बाद में कमीशन होने के बाद मैंने गन्स और मिसाइल्स में स्पेशलाइजेशन किया। और उसके करने के बाद में 1998 में आईएनएस प्रलय को कमांड किया, जो कि मिसाइल बोट है। मिसाइल बोट है। आज हम मिसाइल बोट की बात करने वाले हैं। हाँ जी। वंडरफुल। ओके। और उसके बाद में बाकी सब करते करते तो 2019 में मैं सेवा निवृत्त हुआ एज कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस अग्रवाल। हाँ कि पार्टीशन के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और नेवी विभक्त हो गई, जैसे वायुसेना और सेना विभक्त हो गई, तो भारतीय नौसेना ने एक विजन के साथ काम किया और क्या क्या नई नई चीज़ें उन्होंने एक्वायर की। गरीबी थी, रिसोर्सेज कम थे, उसके बाद भी भारतीय नौसेना ने एक्वायर बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स किए। क्या था वो? देखिए, हम सबको पता है कि कैसे पार्टीशन के बाद में सब कुछ डिवाइड हुआ, सारे एसेट्स डिवाइड हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो लेकिन हमने वर्ल्ड वॉर 2 में जो है हमारे सीनियर्स जो थे, हमारे लीडर्स थे, उन्होंने समझा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर, हाँ जी, जी हाँ, पूरा का पूरा जो है जब तो उनका रोल सीखने के बाद हमारे जो सीनियर्स थे उनको समझ में आया, और उन्होंने जो है गवर्नमेंट को कन्विंस करके 1950s में ही हमने जो है अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत एक्वायर किया। शायद वो साउथ एशिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। हाँ जी, बिल्कुल, साउथ एशिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। और तब तक जापान के भी एयरक्राफ्ट कैरियर को सब बंद कर दिया गया था। तो एक्चुअली पूरे एशिया में इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर था। सर, जो आज हम ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं, सुना है कि उसकी नींव 1965 की लड़ाई में पड़ गई थी। देखिए, 1965 की लड़ाई में बहुत ज़रूरी काम हुआ। जी, एक ये हुआ कि 1965 की लड़ाई में हमने जो है पाकिस्तानियों ने शुरू में ही, जिसे हम नेवी पैरलेंस में या फौजी पार्लेंस में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, जी हाँ, उन्होंने अपने 2-3 जहाज भेजे और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके एक सौराष्ट्र में, जो कि हमारा द्वारका है, वहाँ पर अटैक किया। और आकर के उन्होंने खाली गोलाबारी की, वहाँ पे कोई फौजी जगह नहीं थी, लेकिन द्वारका हम सब हिंदुओं के लिए, सब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है। तो उनका वो एक मेंटल इफेक्ट है कि भाई मुस्लिम कंट्री ने हिंदू टेम्पल के रिलीजियस जगह उन्होंने भेजी, बिगेटरी जिसे कहते हैं, और हमें वो किया था। हमें भी तो उसका मतलब सरप्राइज तो हुए, हमारे यहाँ हुआ है। बिल्कुल, उसका 65 में हुआ था। हाँ जी, तो ये जो है ये हमारी नेवी को बिल्कुल तब से कचोट रहा था कि कैसे हमारे रहते हुए ये ऐसा हो गया। जी हाँ। तो 71 वॉर में हमारे को पहला बार ये मौका मिला कि भाई हम जो है इस चीज़ का बदला लें और समझाएं कि भाई आगे से ऐसा कभी कोई नहीं करेगा, कोई आंख उठाकर हमारी तरफ देख नहीं सकता। 65 और 71 के बीच में यूएसएसआर से भारतीय नौसेना ने मिसाइल बोट्स ली। वो हाँ, क्या थी? हाँ जी, तो ऐसा है कि 1965 के बाद में एक तो तरफ तो पाकिस्तान यूएसए का पिट्ठू बन के रह गया, और इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ पूरी तरह से अग्रसर था। तो यूएसएसआर से हमारे संबंध बढ़ने लगे। जी हाँ। और यूएसएसआर ने हमको वेपन्स देने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को दिए। तो इसी में उसमें हमने एंटी सबमरीन शिप्स खरीदी, जैसे आईएनएस किल्तान और कच्छल, जिन्होंने साथ में इन मिसाइल बोट के साथ में किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट किया। और सेम वे जो है हमारे पास हमने मिसाइल बोट्स हम लेके आए वहाँ से। जी हाँ। उसके लिए हमारी टीम साइबेरिया में सर्दियों में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आए। सर, आप बता रहे थे कि जो मिसाइल बोट्स थी उनको मुंबई तक लाना भी बड़ा मुश्किल काम था। कलकत्ता से आप लेके आए? यस, हाँ जी।
ये छोटी शिप्स हैं, 35 मीटर या समझ लीजिए 100-110 फीट लंबी है, 300 टन का वेटेज है, ज़्यादा फ्यूल कैरी नहीं करती हैं, लेकिन स्पीड बहुत है, बहुत हाई स्पीड है। 4 मिसाइल कैरी करती हैं, SS-2B स्टिक्स करके नेटो नेम है, P-15 हमारा USSR का नाम है। 22 नॉटिकल माइल या समझ लीजिए 40 किलोमीटर की इनकी रेंज है मिसाइल्स की। और ये मिसाइल बोट जो है एक मर्चेंट शिप पे रख करके रशिया से इधर लाई गई, कैलकाटा में उतारी गई, कैलकाटा एयरपोर्ट पे। जी हाँ। वहाँ से फिर इनको टो करके बॉम्बे तक लाया गया। इनकी रेंज बहुत कम थी, हाँ जी, और उसकी वजह से इनको टो करके लाए। और टो करने से हमें क्या एक्सपीरियंस गेन हुआ? उससे सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमने देखा कि हम अगर कैलकाटा से यहाँ तक टो किया, हमने अलग अलग स्पीड पे टो किया, अलग अलग रुकते रुकाते आए, तो हमको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिली हमारे सारे स्टाफ को, हमारी शिप्स कंपनी को, कि हम जो है कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और इसका आइडिया मिला कि हम ऑपरेशन में इसको टो कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसका ये जो एक्सपीरियंस है हमारे को काम आया जब ऑपरेशन ट्राइडेंट में जब ये बोट्स इस्तेमाल की जानी थी, तो कराची उनकी रेंज से बहुत दूर था जी, और इस वक्त हमने मिसाइल बोट्स को टो करने का प्लान बनाया है। यस, एक तो नॉर्मल रेंज में अगर आप स्लो स्पीड पे, इकोनॉमिक स्पीड पे जाएं तो कराची बहुत दूर नहीं था, लेकिन हमको हमारे पास टाइम कम था। उस समय आप एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक कर सकती है जब आप अटैक करके वापस आ रहे हैं, और वो सब सोचते हुए हमको फुल स्पीड पे जाना था और फुल स्पीड पे वापस रिट्रेस करना था, जिससे कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की रेंजेस से बाहर आ सकें जब तक कि वो सुबह में आकर के हमारे ऊपर अटैक करें। तो इसलिए हमको इसीलिए उनको टो करने का प्लान किया कि उनको टो करके वहाँ तक ले गए, कराची के पास तक। वहाँ से इनको छोड़ दिया गया, वो गए, अटैक किया और फिर उसके बाद आए। इसके बारे में ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो हमारे पास पाकिस्तान की बैकग्राउंड नॉलेज थी वो बहुत काम आई। कहते हैं कि जो उस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे और जो FONC वेस्टर्न कमांड थे, हाँ जी, वो कराची पोर्ट के बारे में बहुत गहरी नॉलेज रखते थे। कहते हैं कि एडमिरल नंदा, SM नंदा जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, जी हाँ, और एडमिरल SN कोहली जो हमारे फ्लीट कमांड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे वेस्टर्न नेवल कमांड के, जी, वो दोनों आज़ादी से पहले, नेवी ज्वाइन करने से पहले कस्टम्स में कराची में थे, और कराची पोर्ट में उनको वहाँ का काफ़ी हद तक पूरा का पूरा कराची पोर्ट के बारे में पता था। और इसी के साथ साथ हमको हमारे एक नेवल अटैची रहे हैं कॉमोडोर जैक शिया। जी हाँ, ये एक कहानी है जिसका ज़्यादा लोगों को किसी को पता नहीं है, लेकिन वो नेवल अटैची थे। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ कराची के पोर्ट के बारे में, ये जो है बिल्डअप जब हो रहा था सारा इस बारे में, इस चीज़ का 71 वॉर का, जी हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था उस समय पे वो वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पे जा करके काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने पोर्ट को अप्रोच किया भी, सही जा करके देख के आए, ढूंढ के आए, और चुपचाप गए बिना, और बाद में ISI वालों को पता चला कि शायद ये ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर उनके ऊपर एक जानलेवा हमला भी किया गया। तो कॉमोडोर जैक शिया ने एक्चुअली में कराची पोर्ट की रेकी की एक नेवल अफसर की आंखों से, हाँ जी, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और वो सारी चीजें जब जोड़ी गई तो ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया। हाँ, बात करते हैं सर ऑपरेशन ट्राइडेंट की, हुआ क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है रात 4-5 दिसंबर से बात करते हैं। हाँ जी, तो 4-5 दिसंबर से पहले, कुछ दिन पहले ही हमारी जहाज जो है निकल चुके थे। जी हाँ, और वो घूम रहे थे, और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उनको शैडो कर रही थी। जी हाँ, तो इसलिए हमको पता था कि अगर हमको जो है उस दिन रात को जो है, जैसे ही ये 3rd को जो अटैक हुआ, उसके बाद में हमको ऑर्डर मिला कि अब आप अटैक कर सकते हैं। जी हाँ, उससे पहले तो उस समय जो है जब ये हुआ, तो इन एयरक्राफ्ट को से बचने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स से, एयरक्राफ्ट से हमारी टीम्स को दोनों को डाइवर्ट, उनको अलग अलग कर दिया गया। कुछ जहाज एक तरफ चले गए, कुछ जहाज दूसरी तरफ। हाँ जी, तो टास्क फोर्स पूरी को डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि अब उनको मैनेज करना, उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। फिर जो है दिन भर ये रहा। शाम होते होते, शाम को 6 बजे करीब सनसेट होता है,
पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, जी हाँ। उस 4 तारीख को। और उसके बाद हमारे जहाज सीधा चल लगे। तब तक वो करीब 150 मील 180 मील दूर थे कराची एयरपोर्ट से, कराची पोर्ट से। उसके बाद वो पूरी फुल स्पीड पे इन शिप्स को टो करके चले आगे। जी हाँ। और करीब 9:05 पे इनको जो है एक जहाज मिला करीब 40 मील दूर। इन्होंने एक जहाज को ट्रैक किया कराची पोर्ट से, अपनी जहाज़ों से 40 मील दूर आगे। ओके। एक जहाज मिला। उसके थोड़े देर बाद एक और जहाज मिला 45 मील दूर। जी हाँ। तो अब ये दोनों जहाज को जब ट्रैक कर रहे थे रडार पे, तो देखा कि वो जैसे उनका मूवमेंट था, लग रहा था कि, और तब तक वो जहाज भी, उन्होंने भी फुल स्पीड पे हमारी तरफ आना शुरू किया, इनकी जहाज की तरफ। जी हाँ। तो जब ये हुआ तो इसके बाद में करीब 11 बजे करीब जी हाँ। INS, तब तक हमको समझ में आ गया कि ये पाकिस्तानी जहाज है, ये एनिमी शिप्स जी है हाँ। और पाकिस्तानी नेवल जहाज है। तो इनके ऊपर जो है निर्घट को जो है, जब ये पहला जहाज 19 मील दूर था, जी हाँ, उसको बोला अटैक करने को। तो उसने एक मिसाइल दागी और वो जा करके उस जहाज के इंजन रूम के पास में लगी, इलेक्ट्रिकल मेस में जो है। PNS खैबर, वो बाद में पता चला कि PNS खैबर था, उनका फ्रिगेट था, ये डिस्ट्रॉयर था, बैटल क्लास डिस्ट्रॉयर था। ओके। और उसको जो है उस पे जाके लगी उसकी इलेक्ट्रिकल मेस में, और उसके जो है एक इंजन में प्रॉब्लम हो गया। ओके। उन्होंने रिटेलिएटरी फायर किया इन जहाज़ों के ऊपर। अच्छा। अपनी गन्स से, जो उनके पास गन्स थी, उससे फायर किया। और उसके बाद जो है तब दूसरा उनको बोला दूसरा मिसाइल फायर करने को निर्घट को। वो 17 मील की दूरी पे मिसाइल फायर किया। तो निर्घट इस समय मूव कर रहा था। हाँ जी, निर्घट पूरा फुल स्पीड पे। पहला एंगेजमेंट 19 मील दूर, दूसरा 17 मील दूर। हाँ, ये तीनों मिसाइल बोर्ड को उससे पहले छोड़ दिया गया था। तीनों एरोहेड फॉर्मेशन में चले जा रहे थे, एक आगे और 2 पीछे। निर्घट सबसे आगे। ओके। तो निर्घट ने 2 मिसाइल फायर किए और वो जहाज जो है वहीं पे ध्वस्त हो गया। तो दूसरा मिसाइल भी जाके लगा और उसके इंजन बंद हो गए। जो ये P-15 मिसाइल था, दोनों का निशाना बिल्कुल सटीक बैठा और 22 मील की रेंज है। ये एक 19 और एक 17 मील पे लगे। जी हाँ। अब इसके बारे में बताऊंगा कि इस डिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर तब तक जो है दूसरा जहाज आ गया था। जी हाँ। तो उसको जो है निपट को बोला गया कि आप फायर करें। तो उसने पहला फायर किया 17.5 मील की दूरी पर, और फिर दूसरा मिसाइल फायर किया उस पे एट 15 मील की दूरी पर। तो 15 मील और 17.5 मील से एंगेजमेंट हो रहा है। हाँ जी। और ये मील जो हम बोल रहे हैं तो ये नॉटिकल माइल है, और ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 1.8 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ पर सर एक बात होती है कि हम बात कर रहे हैं 35 मिसाइल बोट्स हैं, वो पाकिस्तानी जहाजों की गन्स की रेंज में घूम रही थी। हाँ, बस जस्ट उनकी रेंज के आसपास घूम रही थी। बिल्कुल। और उसमें जो है फायर किया है, ये मार दिया उन्होंने। और 30-35 किलोमीटर, अगर आप तो किलोमीटर की रेंज, उन्होंने पाकिस्तानी नेवल शिप शाहजहां को मारा। हाँ जी, पाकिस्तानी नेवल शिप शाहजहां को मारा सेकेंड उसमें। और फिर जो है तब तक हमको एक और थर्ड शिप मिला, INS वीर को दिखाई दिया। हाँ, वो जो है वो जब दिखा तो उसके बाद INS वीर ने जाकर के उसको एक मिसाइल मारी। और वो PNS मुहाफिज, वो MV चैलेंजर। अच्छा, वहाँ पे एक सिविलियन शिप था, मर्चेंट शिप था, लेकिन वो पाकिस्तानी फौज के लिए अम्युनिशन लेके आया था। हाँ, तो वो करेक्ट, तो वो वहाँ पर था, तो उसके ऊपर अटैक। उसने उसको सिविलियन शिप, लेकिन वो एक जस्टिफाइबल बैटल टारगेट बनता था क्योंकि उसके अंदर अम्युनिशन था। प्लस वो वहां पर था। हमने पहले बोल दिया था हमारी नेवी ने कि इस एरिया से पूरे मर्चेंट शिप चले जाएं। दूसरी बात, रात में उस समय आपको नहीं पता, मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर। ओके सर। फिर इस बीच में निपट के पास में जो 4 मिसाइल में से हमने डिसाइड किया था 3 मिसाइल फायर करेंगे, चौथी मिसाइल आप अपने बचाव के लिए लेकर के वापस आते समय। ये हमारा टैक्टिकल डिसीजन था। तो तीसरी मिसाइल निपट ने कराची हार्बर की तरफ मारी, और उसमें जा करके वो कराची हार्बर में जा करके अटैक हुआ, वो लगा और काफ़ी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। जी हाँ। उस ब्लास्ट के कारण वहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई। जी हाँ। ठीक है। और उनको जो है काफ़ी उसमें कोई, और पाकिस्तानी एयरफोर्स उस समय बाकी हमारी एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के साथ में लगी हुई थी, तो उनके पास में कोई जहाज नहीं थे हमारे जहाज़ों के पीछे, और अंधेरा भी था। जी हाँ। इन्होंने इन जहाज़ों को ये वापस मुड़े और सीधे फुल स्पीड पे वापस आए, किल्तान कच्छल को मिले और इनको बॉम्बे वापस बुला लिया गया, बिकॉज अब मिसाइल्स खत्म हो चुकी थी, बॉम्बे से मिसाइल्स दोबारा लोड करने के लिए।
इस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, सर। ट्राइडेंट हुआ। और इस ऑपरेशन में खूबसूरती ये बताते हैं कि 10:45 पे पहला एंगेजमेंट होता है, हाँ 11 बजे करीब, हाँ जी। 11 बजे दूसरा एंगेजमेंट होता है, 11:20 पे तीसरा आधे घंटे के अंदर सारा कहानी खत्म। जी हाँ, सारी कहानी खत्म, आधे घंटे के अंदर सब कुछ करके ऑयल स्टोरेज टैंक में कब आग लगी? हाँ, तो इसका क्या हुआ कि ये जो पहला वाला अटैक होने के बाद में, जी हाँ, पहली बात तो ये हुई कि पाकिस्तानी शिप्स दूर आना, जो उनका इनिशियल प्लान होता है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे 65 वॉर में किया था, ऐसा सब कुछ करने का भूल गए। उनके जहाज आने बंद हो गए, वो सब कोई वहीं पे ही रहने लगे। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरा जो साउथ ईस्ट एरिया है, जो कराची का जहाँ से हमारे जहाज इस बार आए थे, उस एरिया को पूरा वो मॉनिटर करने लगे और जो हमारे जहाज थे उनको ट्रैक करने लगे। ओके। तो तब हमने डिसाइड किया कि भाई ये ट्रैक हो रहा है, तो 6 तारीख का इनिशियली प्लान था, फिर उसको बदल करके हमने 7 तारीख के लिए किया कि भाई 7 तारीख को एक और अटैक किया जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर हम जा रहे हैं फिर एक और अटैक करेंगे, लेकिन इसके लिए एक मिसाइल बोट जाएगी, ओके, 2 और शिप्स के साथ में, और लेकिन इस बार क्लोज जाएंगे। ओके। लेकिन साउथ से जाना मुश्किल था क्योंकि एयरक्राफ्ट मॉनिटर कर रहे थे, तो डिसाइड हुआ कि पूरा साउथ वेस्ट से करेंगे, ऑलमोस्ट माकरान कोस्ट के पैरेलल जा करके। ओके। और फर्दर वेस्ट? हाँ, पहले वेस्ट जाके वहां से आके हुक लेंगे और फिर आके वहां से अटैक करेंगे, कराची पहुंच जाएंगे। हाँ, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स साउथ और साउथ ईस्ट देखती रही और हम जो है साउथ वेस्ट से गए हमारे जहाज, और वो वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने देखा, पहले एक ढाव मिला उनको, तो ढाव को उन्होंने अटैक किया। वो ढाव पे ऑयल टैंकर्स थे, उसने वो रिपोर्ट कर रहा था कि भाई ऐसे ऐसे करके है, तो उसको उड़ाया। वीर को जो है INS वीर थी, उसको जो है हाँ, उसको जो है मिसाइल बोट को छोड़ा, वो मिसाइल बोट गई। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन पाइथन। दिस हैपेंड ऑन द रात 8 और 9 तारीख की रात को, क्योंकि 7 तारीख को बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था। जी हाँ, तो हमको पोस्टपोन करना पड़ा 8 और 9 तारीख की रात को। वो वहाँ पे गई और उसको बोला गया 4 मिसाइल लॉन्च करो आप। INS वीर, हाँ, उसने 4 मिसाइल जो है लॉन्च किए। 4 मिसाइल में से वहाँ पे 3 शिप्स भी थे, उनको लगी, और एक मिसाइल, और मिसाइल्स जो गई वो अंदर, एक मिसाइल पूरा अंदर जब लैंड में चली गई और जा करके उसने एक ब्लास्ट हुआ, उस अटैक हुआ। तो वो ब्लास्ट इतना लंबा था कि आप सोचिए कितनी आग लगी होगी, कि जब ये जहाज वापस आ रहे थे जी हाँ, तो 100 किलोमीटर दूर तक इनको वो आग दिख रही थी। जी हाँ। और अगले दिन सुबह जब हमारे एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने भी प्लान किया था कराची अटैक के लिए, तो जब वो वहाँ पे गए और जब उन्होंने देखा तो बोला कि हमारी ऑयल इंस्टॉलेशन है जिसको अटैक हुआ है। जी हाँ। और बोला दिस इज़ द ब्लडीएस्ट फायर एवर इन होल ऑफ एशिया। आग इतनी भीषण थी कि पाकिस्तान ने शाह ऑफ ईरान से रिक्वेस्ट की कि वो अपने फायर फाइटर्स भेजें। वो फायर फाइटर्स जो ऑयल फील्ड और ऑयल वेल्स में लगी आग को बुझाने के माहिर होते हैं, तब जाकर के पाकिस्तान के कराची पोर्ट में ऑयल टैंकर्स में, ऑयल स्टोरेज टैंकर्स में लगी हुई आग बुझ पाई। लेकिन उसके बाद वहाँ कोई भी तेल न बचा और न स्टोरेज फैसिलिटी बची, और इसकी वजह से पाकिस्तान लाचार हो गया 1971 ऑपरेशंस में। हाँ, ये फायर जो है 7 दिन तक चली। 7 दिन तक? 7 दिन तक। 3 दिन तक कहते हैं कराची में सनराइज धूप नहीं दिखी, स्मोक, इतना स्मोक था, पूरा काला अंधेरा छाया हुआ था, दिन में लोगों को सूर्य तक नहीं दिख रहा था। जी हाँ। 3 दिन तक ऐसा हाल रहा वहाँ पे, इतनी बुरी तरह से ऐसी आग लगी वहाँ पे। इंडियन नेवी ने एक मर्चेंट वेसल फिर पकड़ा उन्होंने, जो कि पाकिस्तान की नेवी के लिए काम कर रहा था ऑपरेशन पाइथन में। वो क्या हुआ था? वो ऐसा है कि जब मैंने बोला कि अभी हमने जब साउथ वेस्ट जाना था तो हमने डिवाइड भी कर दिया था, तो एक जो है हमारे INS मैसूर जो है वो माकरान कोस्ट की तरफ जब जिवानी के पास पहुंचे तो उनको एक जहाज मिला, वो मर्चेंट शिप। तो उसको बोला, वो बोला कि मैं फिलीपीन शिप हूँ। तो खैर उनको, उनके आगे जब उधर बम्बार्डमेंट किया, उसको रोका गया, और जब उधर जाया गया तो उसको पकड़ा, तो उसका मास्टर आया, और वो मास्टर आया उस जहाज पे, तो उसको बुलाया गया। जब वो आया तो वहाँ पर INS मैसूर में हमारे फ्लीट कमांडर साहब थे, एडमिरल, रेयर एडमिरल कुरुविला साहब, EC कुरुविला।
वो और वो मास्टर को देख करके दोनों बड़े खुशी गले गले मिले। ओके। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो जो मास्टर था उस शिप का, वो कुरविला साहब का सेलर हुआ करता था पार्टीशन से पहले। ओके। हाँ, तो तब जब हम इकट्ठी एक नेवी होती थी तो तब उनके साथ था, फिर उनको वो लिया। लेकिन आपने वो जहाज फिर कब्जे में ले लिया और हाँ, और उस जहाज को मधुमती नाम था उसका, उसको कब्जे में लिया और उसको बॉम्बे टो करके लाया गया और वो जो है हमारे ट्रॉफी बन के रह गई। ओके सर। इसके अलावा एक और भी हुआ, एक और जहाज पकड़ा था। जी हाँ। ढाव पकड़ा था, वो जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, तो उसको भी पकड़ा और उस पे जो है करीब 9 टन्स ऑफ गोल्ड वाज देयर। ओके। तो ये जो ये गोल्ड है ये पकड़ लिया गया और तो पता चला कि ये सऊदी अरेबिया से आ रहा था पाकिस्तान के लिए। ओके। तो उसको जो है, लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद वो गोल्ड को वापस किया गया, सऊदी अरेबिया को। हाँ जी, वो वापस कर दिया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने ये बता दिया कि भारतीय नौसेना कितने इनोवेशन कर सकती है, क्योंकि मिसाइल बोट की रेंज नहीं थी और मिसाइल बोट की रेंज न होने के कारण मिसाइल बोट्स को टारगेट से तक लेकर टो करके ले जाया गया। और सर यहाँ कहते हैं कि P-15 मिसाइल को शॉर्ट रेंज से फायर करने का एक और कारण था कि आग ज़्यादा लगे। हाँ जी, वो ऐसा है कि वही मैंने बोला था कि क्यों हमने 15 मील 19 मील पे, रेंज है उसकी 22 मील। जी हाँ। और रेडार है उसके पास, कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ। तो लेकिन इसका जो फ्यूल है वो इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सप्लोसिव। जो इसके अंदर ईंधन, जो इनका ईंधन है वो, हाँ, लिक्विड ईंधन है और वो बहुत एक्सप्लोसिव है। जी हाँ। तो जब आप फायर करते हैं तो अब पास में करेंगे तो आपका बहुत सारा फ्यूल बचा हुआ है। जी हाँ। तो वो एक्सप्लोजन नॉर्मल TNT जो है उसके जो एक्सप्लोसिव है उसके साथ साथ मिल करके ये और ज्यादा उसको फैला देता है। तो लिक्विड है तो और ज्यादा फैल जाता है। जी हाँ। तो उसके कारण और ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए P-15 ने जो ऑयल फील्ड में या ऑयल स्टोरेज में आग लगी, इसलिए इतनी बिल्कुल, हाँ, बिकॉज फैल भी उतना ज़्यादा उसका लिक्विड का फैल ना हो गया, तो उसके कारण वो इटसेल्फ इज एक्सप्लोसिव ऑन इट्स ओन। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, लेकिन ये युद्ध था और इस युद्ध में INS खुकरी इसी जगह पाकिस्तानी पनडुब्बी का शिकार हुई। ये कैसे हुआ था? ये ऐसे था कि जैसे मैंने बोला कि हमको ये भी पता था कि पाकिस्तानी सबमरीन्स भी अप्रोच करेंगे और हमारे को कराची आने से पहले, आने से रोकने के लिए उन्होंने उनके पास 3 सबमरीन थी। एक को तो उन्होंने भेज दिया था ईस्टर्न साइड पे जो गाजी, और 2 जो है थी यहाँ पे थी। तो उनको हमारा अंदाज़ा था कि एक को शायद बॉम्बे के आसपास लगाया होगा और एक को आसपास में कराची की अप्रोचेस में रखा होगा। तो इसलिए तो जो है हमारी जहाज जो थे एंटी सबमरीन थे, खुखरी जो है एंटी सबमरीन फ्रिगेट जहाज था, तो वो भी जो है वो बाकी फील्ड को बचाने के लिए एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर रहे थे उस एरिया में जहाँ पे हमको लग रहा था कि सबमरीन है। इसी उसमें जो है एक सबमरीन ने खुखरी के ऊपर 3 टॉर्पीडो मारे और वो जो है सडनली उसको वो डूब गई। ये बहुत हमारे लिए ये इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज ये ऐसे टाइम पे हुआ, वॉर है। लेकिन ये वॉर है, आप कुछ कर रहे हैं वो भी कुछ करेगा, तो कोई ना कोई तो कभी ना कोई कहीं जाए होगा, तो ऐसा है। लेकिन तो ये दुखद ऑपरेशन ट्राइडेंट की वजह से हर साल हम नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। हाँ जी। इस साल के नेवी डे के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नेवी डे हमारे नेवी का सबसे अहम दिन है। जी हाँ। और इसलिए जो है मैं सारे अफसरान, सीनियर सेलर्स, जूनियर सेलर्स और सिविलियंस जो हैं, जितने भी हमारे नेवी के हैं जो सर्विंग में हैं और जितने वेटरन्स हैं मेरे जैसे, उन सबको हार्दिक बधाई। और हम जो है इस दिन को और खुशी से मनाएं, हर साल मनाएं और सालों साल मनाएं, यही मेरा कुछ संदेश है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, रेड ओवर ग्रीन से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला और ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में कुछ अनूठी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।
आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।